नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी को बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। इस देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एक एटम बम फोड़ चुके हैं। कुछ लिस्ट लेकर आए थे, एक प्रेजेंटेशन उन्होंने दी थी और वोटों की चोरी का आरोप लगाया था चुनाव आयोग पर, बीजेपी पर। उसके बाद बिहार के सासाराम से पटना तक उन्होंने एक यात्रा की 14 दिन की। आखिरी दिन उन्होंने कहा कि अब वो एक हाइड्रोजन बॉम्ब फोड़ने वाले हैं। आज हम राहुल गांधी के उसी हाइड्रोजन बॉम्ब का खुलासा करेंगे कि उस हाइड्रोजन बॉम्ब में राहुल गांधी क्या करने वाले हैं। हालांकि एटम बॉम्ब से कोई फर्क नहीं पड़ा है, तो ठीक वैसे ही हाइड्रोजन बॉम्ब से भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। इस बार टारगेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस हाइड्रोजन बम से क्या हो सकते हैं, उसी विषय पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। सर, बहुत स्वागत। क्या मसला है सर हाइड्रोजन बॉम्ब का? बहुत चर्चा चल रही है हाइड्रोजन बम की आजकल। हाँ, राहुल गांधी हर बार बोलते हैं कि इस बार जो फोड़ूंगा वो हाइड्रोजन बम होगा। तो हमने भी पता लगाया कि इनका हाइड्रोजन बम क्या है। दरअसल वाराणसी के जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसके बारे में ये हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले राहुल गांधी ने और कांग्रेस पार्टी ने अपने BLA बूथ लेवल एजेंट्स को लगाया है और ये जानकारी जुटा रहे हैं अभी, और उसी को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, जिसमें राहुल गांधी ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि जीत तो हमारे अजय राय गए थे, लेकिन बेईमानी करके नरेंद्र मोदी को जिता दिया गया। और वो बूथ बाय बूथ वो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, यही इनका हाइड्रोजन बम है। ये हमने अपनी ओर से पता लगा लिया है। और ये तो मामूली बात है, जो खतरनाक है वो ये है कि बांग्लादेश में सबसे पहले क्या चलाया गया कि शेख हसीना की पार्टी पोल रिगिंग कर जीती है, मतलब चुनाव में घपला कर जीती है। स्टेज 2 क्या था? स्टेज 2 ये था कि खुद शेख हसीना बेईमानी से जीती। तो स्टेज 1 राहुल गांधी का वही महाराष्ट्र था, महादेवपुरा था। अब स्टेज 2 में ये वाराणसी आने वाले हैं और वाराणसी में हंगामा करवाएंगे ये। हाँ, अजय राय लगे हुए हैं इसमें, और अजय राय ने जितने भी वहां बूथ लेवल एजेंट्स हैं सबको ये कहा है कि तुम अपने अपने बूथ का डाटा कलेक्ट करके लाओ और ये बताना है देश को कि देखिए हमारा वोट ज्यादा था लेकिन डिक्लेयर किया गया नरेंद्र मोदी को। यही है हाइड्रोजन बम राहुल गांधी का, जो कि आप अपनी बात जारी रखिएगा, लेकिन एक बीच में आपसे करेक्ट करवाना चाहूंगा कि जब किसी भी बूथ पर वोट डलते हैं, जब वोट डल जाते हैं तो वहां सभी पार्टियों के एजेंट्स होते हैं। कितने वोट डले हैं एक फॉर्म भरा जाता है, उस पर सब अपने साइन करते हैं और फिर वो जमा हो जाता है। जब वोट खुलते हैं तब उससे मिलान होता है कि इस बूथ पर 100 वोट डले हैं और इस मशीन से 100 वोट निकले हैं। क्या यही प्रोसेस है या इससे अलग कुछ है? नहीं, प्रोसेस तो यही है। उसमें कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। सिर्फ एक स्टेप नहीं, चेक बैलेंस का कई स्टेप है। सबसे पहले जाके ईवीएम एक आता है और हर पार्टी का जो पोलिंग एजेंट होता है ईवीएम में दबा के देखता है कि सही काम कर रहा है कि नहीं। जैसे मान लिया कि उसने दबाया, एक कांग्रेस का पोलिंग एजेंट है, कांग्रेस के सामने बटन दबाया, देखा कि बल्ब जल रहा है, ठीक है, बोला ठीक है हाँ। और कोई है समाजवादी पार्टी का है, बीजेपी है, सब कर दिया, बोला हाँ। इसको कहते हैं मॉक पोल। तो एक मॉक करके दिखाया जाता है, मतलब ईवीएम सही काम कर रहा है। फिर क्या होता है, ये बैठे रहते हैं वहीं पे। उस वक्त उनको कुछ करना, हाँ, अगर कोई एक भी वोटर गलती है, जैसे दोबारा आ गया, मान लिया कि अभिषेक पुंडीर किसी बूथ पे गए हैं और एक बार ये वोट देके चले गए और दोबारा वोट देने आए, तो लोकल है, उसको तो पता है ना कि अभिषेक पुंडीर किसका सपोर्ट करते हैं, तो वो सीधे ऑब्जेक्ट कर दिया कि नहीं नहीं ये आदमी दोबारा है। वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का पोलिंग एजेंट ऑब्जेक्शन कर सकता है। ठीक है, ये स्टेप दूसरा हुआ। तीसरा स्टेप ये हुआ कि मान लिया कि आप उस इलाके के वोटर नहीं हैं, वोटर लिस्ट में नाम नहीं है और आप आ गए और आप किसी दूसरे के बिहाफ पे वोट दे रहे हैं, तो वो पोलिंग एजेंट तुरंत पकड़ लेगा कि अरे ये आदमी तो अनजान है, इस मोहल्ले के तो सभी आदमी को मैं जानता हूं। ठीक है, ये होता है तीसरा। चौथा स्टेप, जब सब वोट पड़ गया हर तरह से शांतिपूर्ण, तो उन सबको बुलाया जाता है कि भाई देखो तुम सबके सामने हम सील कर रहे हैं इसको। तुम समाजवादी पार्टी के, तुम भाजपा के, तुम किसी को ऑब्जेक्शन नहीं, सील हो गया, हाँ चलो साइन करो सब कि सब कुछ सही सलामत हो गया है। तब ये जा स्ट्रांग रूम में। और आजकल स्ट्रांग रूम के बाहर भी पॉलिटिकल पार्टियां अपना पहरा बैठाती हैं कि अपने अपने लोगों को जमा करके रखती हैं कि भाई कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है। फिर उन सबके सामने ये आता है पोलिंग सेंटर, मतलब काउंटिंग सेंटर पे। काउंटिंग सेंटर पे सबको दिखाया जाता है कि देखिए ये इतना नंबर ईवीएम है, हाँ खोला जाए, तो सब बोलते हैं हाँ खोलिए। तब वो खोला जाता है, तब सबके सामने काउंटिंग होती है, तब आता है कि इसका इतना, इसका इतना, इसका इतना फाइनल।
और ये सब कुछ होता है हर पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट के सामने। तो अगर कोई ये कहता है कि लाखों वोट पड़ गए फर्जी, तो या तो तुम्हारा पोलिंग एजेंट अंधा था, या वो दूसरे से मिला हुआ था, और या फिर वो तुमने या वो लगवाए हैं। ऐसे गधे को तुमने, हाँ यही हो सकता है ना। ये है भारत में पोल का प्रोसेस। अब तो कोई ये भी नहीं कहता कि ईवीएम को हैक कर लिया किसी ने, क्योंकि अगर हैक होता तो जो शुरुआत में मॉक पोलिंग होती उसमें तो सही सलामत सब कुछ है। फिर भी अगर किसी को ऑब्जेक्शन हो तो एक वीवीपैट का व्यवस्था किया गया है। मान लिया कि अभिषेक पुंडीर ने एक वोट डाला किसी पे और सामने पर्ची निकलती है, उसके सामने वो सही निकल रही है कि नहीं, इतना फुल प्रूफ हमारे यहां वोटिंग होती है। और उस वोट को अगर कोई ये कहता है कि चोरी हो गया, तो सवाल तो बड़ा बनता है कि सोचना चाहिए कि उसको पता भी है कि नहीं, कैसे हो गया। अब इनका क्या ऑब्जेक्शन है? इनका कहना है कि नहीं, वोट तो हमारे लिए पड़े थे, लेकिन चुनाव आयोग ने बाद में जब सब कुछ हो गया, नहीं ये तो हो ही नहीं सकता ना, वो तो सामने देखते होता है ना, पर्ची निकलते। एक वोटर, मैंने वोट दिया, मान लिया कि मैंने समाजवादी पार्टी को वोट दिया और मैंने वोट दिया और पर्ची निकल गई कमल का, तो मैं तो वहीं पे हंगामा कर दूंगा। ऐसे कैसे? ये होता है। तो कहां पे चोरी हुई? एक इनका रीजनिंग था कि जब वोटिंग खत्म हुई तो इतने % वोट बताए गए और कुछ दिन बाद इतने % वोट बढ़ा दिए गए। तो होता क्या है बाबू मेरे, कि शुरुआत में तो प्राथमिक रिपोर्ट आती है कि चलो भाई यहां पे इतना हुआ, उसके बाद अलग अलग दूर दूर सेंटर है ना, कहां पे कितनी वोटिंग हुई, तो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है वो रिपोर्ट अपनी भेजता है और अंतिम रिपोर्ट उसको मुकम्मल मानी जाती है जो लिख के वो भेजता है। तो जो आप कई बार देखते होंगे कि जब वोटिंग खत्म हुई तो उसमें 55% बताया गया, लेकिन जब अगले दिन रिपोर्ट आई तो 65% हो गया। ये चोरी नहीं होती, ये फाइनल जो अलग अलग जगहों के जो प्रिजाइडिंग जो अफसर होते हैं वोट कराने वाले, वो जब देते हैं फाइनल रिपोर्ट तो कि हाँ वहां भी इतना हुआ था, यहां भी इतना हुआ था। ऐसे तो भारत में वोट चोरी करना, और वो भी इतने बड़े पैमाने पर कि सरकार बना ले, ये संभव ही नहीं है। तो राहुल गांधी फिर कैसे अपने हाइड्रोजन बम में सबूत लेकर आएंगे वाराणसी सीट का? नहीं, हाइड्रोजन बम में ये कहेंगे कि इतने राउंड में अजय राय आगे थे, वो बाद में जाके पीछे क्यों हो गए, यही उनका सब तर्क रहेगा। और फिर उसी तरह अब जो किया था महादेवपुरा में क्या निकला, या बिहार में जो लोगों को बुला बुला कर कह रहे थे कि भाई SIR में मेरा वोट चोरी हो गया, अगला दिन जाके मीडिया उससे पूछ लेती थी तो गड़बड़ हो जाता था। तो इनका हाइड्रोजन बम यही है। और ये जिसको हाइड्रोजन बम कह रहे हैं ना, उसको हाइड्रोजन गैस कहते हैं, जो कि गुब्बारे में भरा जाता है। वो उड़ जाता है, वो गुब्बारे में भरा हुआ हाइड्रोजन गैस है, बम नहीं है। वो उड़ जाता है करके, वो हाथ से छूट जाए तो वो उड़ जाता है। हाँ वही बात है। तो इसको हाइड्रोजन वाला गुब्बारा बोलते हैं, हाइड्रोजन बम नहीं बोलते हैं। वो विधानसभा के हिसाब से डेटा है, वही बताया गया। वाराणसी में विधानसभा के हिसाब से डेटा है, दिखाइएगा जरा। 5 विधानसभाएं हैं। रोहानिया की अगर बात करें तो कुल वोट पड़े 2.5 लाख, मोदी को मिले 1,27,000 और अजय राय को मिले 1,01,000। इस सीट पर 2019 में प्रधानमंत्री को 1,45,000 वोट मिले थे, जो इस बार महज 1,27,000 रह गए। वाराणसी उत्तर की बात करें तो यहां भी 2.5 लाख वोट पड़े, 1,31,000 प्रधानमंत्री को मिले, 80,000 मिले अजय राय को। यहां पर 2019 में ये 1,40,000 के लगभग वोट मिले थे, यहां भी वोट घटे हैं। वाराणसी दक्षिण में 2 लाख वोट पड़े, प्रधानमंत्री को 97,000 वोट मिले और अजय राय को 81,000 वोट मिले। यहां प्रधानमंत्री को 2019 में 1,04,000 वोट मिले थे। वाराणसी कैंट की बात करें तो यहां भी 2 लाख वोट पड़े, प्रधानमंत्री को 1 लाख वोट मिले और 70,000 वोट मिले अजय राय को। यहां पर सेवापुरी की बात करें तो 2,30,000 वोट पड़े, 1,56,000 प्रधानमंत्री को मिले और 1,27,000 वोट यहां अजय राय को मिले। कुल वोट पड़े 11,30,971, प्रधानमंत्री को मिले 6,12,000, अजय राय को मिले 4,60,000 और अंतर रहा 1,52,000 का। 2019 की बात करें तो यह अंतर था 4,80,000 का, 4,80,000 का। वोट घटे हैं, लाखों वोट घटे हैं, उसके बावजूद भी इस तरीके से एक प्रधानमंत्री की सीट को टारगेट करना, क्या वो इंदिरा गांधी वाला बदला तो लेने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? वही एग्जैक्टली, और पिताजी वाला बदला। इस देश में ये बोफोर्स चोर गद्दी छोड़ के नारे सबसे पहले लगे थे किसी प्रधानमंत्री के बारे में। उसी नारे को कॉपी करते करते अंदर की भड़ास ये वोट चोर गद्दी छोड़ तक आया है। पहले कब लगे थे? ये
सबसे पहले राजीव गांधी के समय में नारे लगे थे। जब हम लोग बच्चे थे, छोटे छोटे 7-8 साल के, तो गली गली नारा लगता था, बोफोर्स चोर गद्दी छोड़, ये अच्छा। नारा लगता था। तो वही नारा अंदर, चूंकि राहुल गांधी उस वक्त बच्चे ही होंगे, तो जब 8-9 साल का बच्चा जब वो नहीं सर, चारों आपसे तरफ तो मन में देखता है ज्यादा है। बोफोर्स चोर गद्दी, नहीं मेरे से बड़े, इसलिए तो मैंने 7-8 साल बोला, उनका 11-12 साल बोल दिया। जो भी जितना हो, ठीक तो है। मतलब कि इतने बड़े थे कि वो समझ सकते थे कि चारों तरफ बोफोर्स चोर गद्दी छोड़, बोफोर्स चोर गद्दी छोड़, तो वही वो अंदर रखे हुए हैं। अच्छा। और वही लाके सीधे यहां पे लाके पटक रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़। तो भड़ास वहां का है। फैजल सबका बदला लेगा, बाप का बदला लेगा, दादी का बदला लेगा, सबका बदला लेगा फैजल, वही है ये। ठीक है सर। और देखिएगा पैटर्न भी आपको सेम मिलेगा आपको जी। क्योंकि जो चुनाव आयोग ने वोट करवाया था, तो इंदिरा गांधी वाला मामला गया था कोर्ट में, और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया था कि इंदिरा गांधी हार गई है, राजनारायण की जीत हुई है। और यहां भी वही पैटर्न अपनाना चाहते हैं। हकीकत यह है अभिषेक की, ऐसा दुनिया में कोई चोर नहीं है कि 2019 में ईमानदारी से वोटिंग हुई, जब चोरी नहीं हुई तो मोदी इतना वोट से जीत गए, और इस बार बेईमानी कर लिया तो हर जगह कम गया। ऐसा कैसा चोरी किया कि अपना ही वोट कमा दिया? ये बड़ा सवाल है अपने आप में। ऐसा होता है क्या? 303 से 240 आ गए, और 4,80,000 से 1,52,000 आ गए। बस तो यही बात है कि मोदी ने चोरी की तो कम वोट आ गया इनको, और जब ईमानदारी से परीक्षा दे तब बढ़िया आ रहा था। तो ऐसा चोरी कौन करना चाहेगा जिसमें मैं फेल कर जाऊं? बिल्कुल, लोकप्रियता का सर दिखा है चुनाव में। आएगा कुछ दिन बाद। कोई देखिए क्या हुआ, मैं अभी लोकसभा चुनाव का हमने एनालिसिस कर लिया है। कुछ इंटरनल रिफ्ट, कुछ ये कि अब की बार 400 पार तो हो ही रहे हैं, चलो थोड़ा सा लेथार्जिक पना, और बहुत सारी बातें होती है चुनाव में। तो कुल मिला के कहानी ये है कि ये जब तक कुछ नहीं लेके आते, जब तक फुल प्रूफ, तब तक सिर्फ नैरेटिव बनाने से नहीं होगा, कुछ तो लाना पड़ेगा ना। जो कि यही ना कि सिर्फ ऐसा थोड़ी है कि मेरा सबूत नहीं मानोगे तो आंदोलन कर देंगे। तो कर दो आंदोलन, सबूत जब तक पक्का नहीं रहेगा हम कैसे मान लेंगे भाई? बिल्कुल। और ये करके देख चुके हैं, जब एटम बम फोड़ा था महादेवपुरा सीट में, कहा था कि 2 लाख वोटों गड़बड़ी है, वहां भी चुनाव आयोग ने एक हलफनामा मांगा था और राहुल गांधी हलफनामा नहीं दे पाए थे। तो पता चलता है कि राहुल गांधी के आरोपों में कितना दम है। जी। हलफनामा दे में कोर्ट कचहरी का चक्कर पड़ जाता है ना, ऐसे तो सिर्फ बोल के निकल गए तो उनके लिए कौन सी बड़ी बात है? वैसे भी तो कई केसों में कोर्ट कचहरी जा ही रहे हैं। तो ठीक है, लेकिन नहीं दे रहे हैं कि उसमें फिर फंस जाऊंगा। मैंने कुछ लिख के दे दिया और बाद में नहीं निकला तो। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, इस विषय पर चर्चा करने के लिए। बाकी दर्शकों, राहुल गांधी के हाइड्रोजन बॉम्ब पर आप क्या सोचते हैं? हालांकि अनुमानित है कि यह राहुल गांधी का हाइड्रोजन बॉम्ब हो सकता है। देखिए कुछ दिन बाद आने वाला है, तैयारियां चल रही है। पंकज सर को विश्वास है कि यही होगा, इसके अलावा और कुछ मुद्दा राहुल गांधी के पास नहीं है। तो देखते हैं कि पंकज सर का प्रेडिक्शन कितना सही निकलता है। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं? अपनी राय में कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।